हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। और आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में और उदाहरण 4.4 के बारे में, जो कि साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम साइक्लोट्रॉन को। जानते हैं सबसे पहले कि साइक्लोट्रॉन आखिर होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं आवेशित कणों को या आयनों को उच्च वेग में त्वरित करने में। यानी कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आवेशित कण या आयन्स होंगे उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस होती है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कॉम्बिनेशन पर काम करती है। यानी कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये जो डिवाइस है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक तरह से एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है। तो इसलिए इसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो किस तरह से काम करती है, तो ये इसका आगे प्रिंसिपल क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज में आता है इसका डिवाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साइक्लोट्रॉन को पढ़ना। तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन देखिए इस डिवाइस का, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो डीज होती है। डीज क्या होती है, जो आप ये देख रहे हैं कुछ डी शेप की जो आकृतियां आप देख रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं इसे अर्धवृत्ताकार, राइट। तो सेमी सर्कल की जो एक आपको शेप दिखाई दे रही है, दो, राइट, एक इस तरह से और एक इस तरह से, इसी को हम डीज बोलते हैं। ठीक है, एक होता है D1 डीज, एक होता है D2 डीज। और इसके जो इन दोनों डीज के बीच में एक खाली स्थान होता है। ठीक है, और ये जो डीज होती है वो एक प्रत्यावर्ती स्रोत एसी स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ओके, जो ये डीज होती है इसके अंदर जो डॉट 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 आप पार्टिकल्स देख रहे हो वो है कुछ आवेशित कण या आयंस। उन्हीं कणों को हमें क्या करना है, उच्च वेग में त्वरित करना है, जिससे उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो होता कुछ इस तरह से है वैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिवाइस होती है ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में वर्क करती है, उसकी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए ये कार्य करती है। तो जो डीज होती है उसके अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र। दोनों डीज के अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन उनके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, और जो इसका बीच वाला खाली स्थान होता है वहां पर होता है वैद्युत क्षेत्र ई। वहां पर वैध चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर चुंबकीय क्षेत्र और बाहर जो है विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसी के वजह से जो ये आवेश होते हैं वो उच्च ऊर्जा में त्वरित हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो साइक्लोट्रॉन की खोज 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने की थी। जानते हैं इसका प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो होता कुछ इस तरह है कि जब कोई धनावेशित कण, ठीक है, कोई धनावेशित कण को हम उच्च आवृत्ति वाले वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे हम उसको, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यानी कि दोनों दोनों का यूज कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, लेकिन जो आवेशित कण कहाँ पे रखना है, एक वैद्युत क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो आवेशित कण है वो इस बिंदु P पर होगा। ठीक है, बिंदु कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आवेशित कण होगा उसको हमें इस वैद्युत क्षेत्र में रखना है और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करना है। तो ऐसा करते हुए इस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ये बार बार इसी गति करवाई जाती है इस आवेशित कण को। तो होगा क्या फिर, इससे इससे जो कण होगा वो त्वरित हो जाएगा। और त्वरित जब होगा, जब वो एक्सेलरेट होगा, तो उसकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि बढ़ जाती है, यानी उसकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे त्वरित शब्द का मतलब क्या है, एक्सेलरेट करना। मतलब हम जानते हैं कि त्वरण, राइट, त्वरण जो होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण मतलब होता है V/T। यानी कि किसी भी आवेश की जो वेग है उसके वेग में समय की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके वेग में भी वृद्धि हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है।
तो अब हम जानते हैं इसकी कार्य प्रणाली को कि ये डीज जो होता है, सॉरी, ये जो साइक्लोट्रॉन होता है ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये जो एस पॉइंट है यहाँ पर जो है हमारा आवेशित कण रखा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डीज है, हमने बताया आपको ये एक डीज वन है, ये डीज टू है। इन डीज के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न करने के लिए एक एसी स्रोत लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर आधे चक्कर के बाद डीज की ध्रुवता आपस में बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो माना कि एस पर कोई धनावेशित कण रखा है, जो एस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस पर मान लेते हैं कोई धन आवेशित कण रखा है, और स्टार्टिंग में क्या है कि डी वन है वो धनावेशित है। क्या है डी वन, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो डी टू है वो नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से है। अब क्या होगा कि ऐसा है अगर, और यहाँ पे कौन सा कण रखा है, धनावेशित कण, तो ये किस किस डीज को ये आकर्षित होगा। ऑफ कोर्स जब धनावेशित कण है तो वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ जो है आकर्षित होगा। तो जो कण होगा वो क्या होगा, वो डी टू की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, इसलिए वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा लग रहा है, यहाँ पे लंबवत लग रहा है। तो अब याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर को जब हमने देखा था कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से गति करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लग रहा हो उस कण के, तो जो जो आवेशित कण होगा वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो इसलिए होगा क्या कि यहाँ बीच में तो क्या था, यहाँ बीच में क्या था, विद्युत क्षेत्र था, तो ये एक रेखीय गति करेगा। आकर्षित करना कुछ इस तरह से गया। लेकिन जैसे ये डीज के अंदर जाता है तो यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि लंबवत कार्य कर रहा है तो यह एक वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से गति करने लग जाएगा ये। अब होगा क्या, अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके बाद है क्या, वैद्युत क्षेत्र। और जब ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आता है तो इसकी ध्रुवता बदल जाती है। लेकिन उससे पहले समझते हैं और चीजों को। जैसे ही आधा चक्कर T/2, आधा चक्कर मतलब T/2 पूरा हो जाता है। आधा चक्कर पूरा करने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ से बढ़े और यहाँ तक जब हम आते हैं तो ये मानते हैं कि आधा चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया। जैसे यहाँ पे आधा चक्कर पूरा हो जाता है तो क्या होता है, जो डीज है डी वन और डी टू, उनकी ध्रुवता आपस में बदल जाती है। ध्रुवता बदल जाने का मतलब क्या है कि जो डी वन पहले पॉजिटिवली चार्ज था, जो डी वन पहले धनावेश था, वो अब ऋणावेश हो जाएगा। जो डी टू पहले ऋणावेश था वो अब धनावेश हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर के। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो धनावेश कण है वो अब इधर बढ़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो ये क्या करेगा, ये अब D1 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पर आकर के ये इसकी तरफ क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ध्रुवता बदल चुकी है, और ध्रुवता बदलने के कारण जो D1 है वो अब ऋण आवेश हो गया है। तो ये आवेशित जो धनावेशित कण है वो इसकी तरफ ही आकर्षित होगा। ठीक है, तो D1 अब क्या हो गया है, ध्रुवता बदल गई है, तो D1 ऋणावेश हो गया और D2 धनावेश हो चुका है। अब आधे चक्कर में ध्यान देने वाली बात है कि जो धनावेश है जब उसने आधा चक्कर पूरा करा है तो उस समय वो धनावेश की ऊर्जा में वृद्धि हुई है, और वो QV की वृद्धि हुई है। ठीक है, इतनी ऊर्जा में उसकी वृद्धि हो गई है। अब धनावेशित कण जो होगा वो D1 की तरफ आकर्षित होकर गति करता है, ऑफ कोर्स क्योंकि D1 अब ऋणावेश हो चुका है। अब उसकी ऊर्जा में QV वृद्धि, और QV वृद्धि हो जाती है उसकी ऊर्जा में। जब वो D1 की तरफ आकर्षित होगा और वो लीनियरली मोशन करेगा तो उसकी ऊर्जा में और ज्यादा वृद्धि होगी। कितनी की वृद्धि हो जाएगी, वो QV की। आधे चक्कर में QV की, फिर दूसरे आधे चक्कर में QV की और वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश को पूरा एक चक्कर में T समय लगता है, तो उस धनावेश की जो ऊर्जा होगी वो टोटल 2QV बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि जब ये यहाँ पर आकर, यहाँ पर जब ये आएगा तो यहाँ पर आकर के इसका जो है पूरा एक टी जो समय है उसने पूरा चक्कर में लगाया है, उसकी ऊर्जा में 2QV की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वो चक्कर लगा रहा है और जैसे ही वो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे आ रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और वो जब वृद्धि हो रही है तो उसकी जो इस तरह से वो देखो, तभी तो बढ़ता 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 इस तरह से गति करता रहेगा वो, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जो वो वृद्धि होती ही जाएगी।
एक चक्कर में 2 क्यूबी हुई, फिर दूसरे चक्कर में 4 क्यूबी, इसी तरह उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती ही जाएगी हर एक चक्कर में। ऐसा किस बेस पे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य कर रहे हैं, अपना अपना उनका कार्य है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो यही घटना हम बार बार दोहराते हैं, और जिससे उस कण की ऊर्जा के साथ साथ उसका वेग बढ़ता जाता है। जो वेग है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो त्वरित हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या है कि जो वेग में वृद्धि के कारण उसकी जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ में वो गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या भी क्या है, बढ़ती जा रही है ना। और जो वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी वो डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ऑफ कोर्स जब डीज की त्रिज्या के बराबर वो हो जाएगी, तब जो धनावेश कण होगा वो साइक्लोट्रॉन में बने द्वार से बाहर निकल जाता है। किस तरह से? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कि जब यह इस तरह से गति करता गया ये, और गति करते करते जब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस द्वार से। ये इसका द्वार है साइक्लोट्रॉन का, और ये आवेशित कण यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाएगा। जब उसकी ऊर्जा, जब उसकी त्रिज्या जो होगी वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वो उस साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। प्रत्यावर्ती विभवांतर की जो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमा आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, वो ये होता है साइक्लोट्रॉन अनुनादी स्थिति। ठीक है, तो ये था इसका कार्य प्रणाली कि किस तरह से डीज, किस तरह से साइक्लोट्रॉन है वो कार्य करता है किसी भी आवेशित कणों को त्वरित करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने किस तरह से इसको समझा है। ठीक है, अब थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं। अगर हम देखें कि इसका आवर्त काल कितना है, साइक्लोट्रॉन का आवर्त काल कितना है, तो हम जानते हैं ये होता है T/1/μ। और इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था वहां पे इसके डेरिवेशन किस तरह से हमने निकाला है यहाँ पे म्यू। इससे नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था ये, तो वहां से हमने ये इस तरह से निकाला था कि ये होता है 2πm/क्यूबी, है ना। और अगर हम इसके लिए निकाले म्यू तो ये हो जाएगा QB/m, QBr/m इसकी आवृत्ति। और इसी तरह हम आयनों के लिए गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, दैट इज ½ mv² होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से v की वैल्यू रख दें नीचे पे, तो हमारे पास इसकी आयनों की जो गतिज ऊर्जा है कि किस गति से वो, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये है सब ये आवेशित कणों के लिए सारे डेरिवेशन। ये जो आवेशित कण है उस चीज के अंदर, वो उसका आवर्तकाल कितना है, उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। हमने देखा कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से काम करता है किसी भी आवेशित कणों को त्वरित करने में। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस क्या है, वो सीमाएं क्या है, जान लेते हैं इसको। ये जो साइक्लोट्रॉन होता है ये किसी भी अनावेशित कणों, अनावेशित मतलब ऐसे ऐसे कण जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना वो धनात्मक है ना ही वो ऋणात्मक है। जैसे न्यूट्रॉन, हम जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं चार्ज होता है, उसका ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रॉन है उसको त्वरित करने में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की जो पूरी प्रोसेस है बेसिकली वो अट्रैक्शन पे बेस्ड है। मतलब उसे किसी न किसी डीज की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा, राइट। हमने देखा अगर धनावेशित कण वहां पे उपस्थित है तो वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, है ना। तो इस तरह से उसको होना पड़ेगा किसी न किसी चार्ज का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ साइक्लोट्रॉन का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है, और इससे क्या होगा, जो साइक्लोट्रॉन में निम्न ऊर्जा ग्रहण करने पर ही वो बहुत अधिक से अधिक कर लेता है वो ऊर्जा ग्रहण। इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में। हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन का उपयोग आखिर होता कहाँ पे। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक को बमबारी करके परिमाणीय नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, राइट। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं करने के लिए हमें बहुत अधिक वेग वाले आवेशित कणों की आवश्यकता होती है, और वो अधिक ऊर्जा वाले आवश्यक कण हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसी साइक्लोट्रॉन से। यानी कि साइक्लोट्रॉन का हम यूज करते हैं बहुत अधिक ऊर्जा वाले त्वरित कणों
को उत्पन्न करने के लिए और फिर उन कणों को हम करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूज। वेट इसी के साथ हम ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने और यहाँ तक कि नए नए पदार्थों को संश्लेषित करने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये था साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब हम जानते हैं उदाहरण 4.4 को। इसमें हम साइक्लोट्रॉन से जुड़े हुए जो भी हमने फॉर्मूले डिस्कस करे थे उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण 4.4 में कहा गया है कि साइक्लोट्रॉन की दोलित आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। इसकी आवृत्ति हमें दे रखी है साइक्लोट्रॉन की, दैट इज म्यू। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? तो हमें बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे? हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। उस प्रोटॉन को उस साइक्लोट्रॉन के अंदर त्वरित करने के लिए हमें कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए होगा, ये पूछा गया है। हमें दे रखा है डी की त्रिज्या, यानी कि हमें आर गिवन है, और हमें त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटोन पुंजों की गतिज ऊर्जा मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हमें दो चीज यहाँ पूछी गई है, एक पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का मान और दूसरा पूछा गया गतिज ऊर्जा, दैट इज के। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस करे थे, है ना, इससे पहले वाली स्लाइड्स में। तो उन्हीं का उपयोग करते हुए हमें ये निकालना है। कुछ वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की हमें चार्ज पता है, और हमें प्रोटॉन का मास पता है, इसका द्रव्यमान पता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके बराबर होता है, ये भी हमें पता है और हमें गिवन भी है। ठीक है, तो आप इसे खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए पहले, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया था। बेसिकली हमने फॉर्मूला देखा था इसका, हमने फॉर्मूला देखा था v का, राइट। v बराबर हमने देखा था क्यू बी बटे में होता है 2πm। तो यहाँ से हम v का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2πm v बटे q। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख दीजिए, हमें पूरा गिवन है पीछे से सारी वैल्यूज, और इसको वैल्यू को आप रखेंगे तो आपके पास जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला, टी मतलब टेस्ला इसकी यूनिट होती है, उसी को हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हमें निकालना था क्या? गतिज ऊर्जा, राइट। तो गतिज ऊर्जा हमें पता है क्या होती है, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए पहले हमें वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें वी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे वी निकाला, और वी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि वी का फॉर्मूला होता है वी बराबर आर मल्टीप्लाई 2 पाई म्यू। जो ये वाला साइन है ये है म्यू का, दैट इज आवृत्ति का साइन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा वेग और आवृत्ति के साइन में। जो ये वाला साइन है ये है वेग का साइन, और जो ये वाला साइन है ये है आवृत्ति का साइन। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रोटॉन का जो है वेग निकाल दिया है। सारी वैल्यू हमें गिवन है, हमें आर की वैल्यू गिवन है, हमें पाई की वैल्यू पता है, और हमें क्या है इसकी वैल्यू पता है आवृत्ति की। तो हमने सारी वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास वेग निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। जब हमारे पास वेग निकल कर आ जाएगा तो हम इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऊर्जा को आप ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है वी स्क्वायर की, हमने यहाँ पे रख दी और हमने निकाल दी है यहाँ से उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं, हमने बस फॉर्मूला को रखते हुए इसको सॉल्व करा है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा, साइक्लोट्रॉन क्या होती है। हमने साइक्लोट्रॉन के अनुनादी स्थिति को भी जाना, ये क्या होती है, जब वृत्तीय पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर होती है। कुछ सीमाएं हमने पढ़ी कि साइक्लोट्रॉन को हम अनावेशित कणों को त्वरित करने में नहीं कर सकते, इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बायो-सैवर्ट नियम और उदाहरण 4.5 को। तब तक के लिए थैंक यू।